नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा का शीतकालीन सत्र भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन सियासी वार पलटवार सत्र के बाद भी जारी है। 3 दिवसीय हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। सत्र की समाप्ति के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव और चुनाव सुधारों में रुचि लेने के बजाय विपक्ष पीठ दिखाकर बाहर निकल गया, जो कि जनता के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नायब सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। हुड्डा ने कहा कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे थे, ना ही सुनना चाह रहे थे। हुड्डा ने आगे कहा कि यह सदन में पहली बार हुआ है जब सरकार ने विपक्ष को अपनी बात तक ना तो ठीक से रखने दी हो और ना ही विपक्ष को सुना हो। ऐसे में सवाल यह है कि सत्र के बाद भी जारी सियासी संग्राम से क्या जनता के हित की बात होगी या फिर ये नूरा कुश्ती यूं ही चलती रहेगी। तो सत्र का निचोड़ क्या है? सत्र के दौरान जो मुद्दे कांग्रेस के द्वारा उठाए गए, जो तमाम बड़े मुद्दे, उन मुद्दों का क्या समाधान निकल पाया? बेरोजगारी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, तमाम बड़े मुद्दे थे। वो सड़कें, पानी बदहाली, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जो हरियाणा में विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे, क्या सरकार उसमें गंभीर दिखी? जो आरोप विपक्ष लगा रहा है सरकार ने बात तक नहीं रखने दी, क्या कुछ निचोड़ रहा है? इस पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रही है, उससे क्या जनता का हित होगा? तमाम सवाल को जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखे तेवर दिखे। मामला शांत हो जाता, पर अगले ही दिन मंगलवार को सदन के बाहर भी सियासी तलवारें खिंची रही। सोमवार देर शाम सत्र की समाप्ति पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बाद में चुनाव सुधारों पर चर्चा के वक्त वॉकआउट करने को प्रदेश की जनता के साथ धोखा बताया। आप तो जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने आए थे, फिर भाग क्यों गए? विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा। गौरतलब है कि सीएम नायब सिंह सैनी अपनी जगह ठीक रहे होंगे, उन्हें यही कहना भी था। पर इसके कुछ घंटों बाद ही मंगलवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। आपने हमें सुनना ही नहीं था तो क्या करते? है इन सवालों के जवाब आपके पास? वॉकआउट का इश्यू था। जो मुद्दे उठाए थे नो कॉन्फिडेंस में, जो मैंने बताए हैं, सारे मुद्दे नो कॉन्फिडेंस में उठे थे। उसका किसी का जवाब नहीं दिया। वो टनल सारे हिंदुस्तान की घुमाते रहे, टनल में घूमते रहे। हम कह रहे भाई जवाब दो। 7 मंत्रियों ने जवाब दो। मैंने कहा तुम जवाब दो भाई। जो नो कॉन्फिडेंस में जो पॉइंट उठाए हैं, चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, SYL का क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, वो जवाब तो दिया नहीं, टनल पे घुमाते रहे। गौरतलब है कि सदन में बेशक सीएम और सत्ता से जुड़े विधायक मंत्री भले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर आक्रामक रहे हो और मिलकर हमला करते नजर आए, पर अपनी कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने 3 बार कहा कि ऐसा सदन में पहली बार हुआ है कि जनहित के मुद्दों को सुनने के बजाय आप अपनी ही डफली बजाते रहे। कॉलिंग इंटेंशन हमारे थे, जल भराव पे था और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए और कुछ 100 दिन का जो इन्होंने रोजगार दिया 2100 आदमियों को। नशे से हमारा जो नशे से मृत्यु जो है पंजाब से भी ज़्यादा हो रही है हरियाणा में।
भ्रष्टाचार है, फिर शिक्षा का मामला है, ये हमारे सारे साथियों ने तैयारी पूरी कर रखी थी। स्वास्थ्य का है, फिर हेट स्पीच जो इनकी है मंत्रियों की और विधायकों की। खैर, विधानसभा का सत्र तो खत्म हो गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासी मंचों और पब्लिक में एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ेंगे। दोनों बड़े चुनाव बेशक अभी दूर हैं, पर तीसरी बार की बीजेपी की सरकार के 14 महीनों में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि सत्र से आखिर क्या निचोड़ निकला, सत्र में क्या सकारात्मक चर्चा हुई। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो आरोप हैं वो ये बता रहे हैं कि संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की जो टकराव था वो देखने को मिलता रहा। गंभीरता की बात भी सीएम सैनी ने उठाई, तो विपक्ष ने यह कहा कि हमें सुनना ही नहीं चाह रही थी सरकार, ऐसे में जो सवाल हमने उठाए उनका जवाब नहीं दिया। क्या कुछ निचोड़ रहा है, शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। सत्र समाप्त हो गया, टकराव बरकरार है, जनता के मुद्दों का क्या, ये सवाल जनता भी पूछ रही है और हम भी पूछ रहे हैं कि अब समाधान मिलेगा या नहीं, ये यूं ही सियासी संग्राम देखने को मिलता रहेगा। सौरभ, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, स्टील द शो। मतलब कल जब सेशन आखिरी दिन था, खत्म हुआ, तो कल मैं ये समझूंगा जिस तरह से आक्रामक तरीके से विधायकों, मंत्रियों ने मैं मुख्यमंत्री विपक्ष पर हमला बोला, मतलब शो के हीरो रहे कल मुख्यमंत्री और पूरा सदन सत्ता पक्ष। उससे पहले जो 2 दिन की कार्रवाई वीर शुक्रवार को थी, तब तक ज्यादा वो तल्खी नहीं थी, तल्खी हुई लास्ट दिन। लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट किया, चाहे वो चुनाव सुधारों की बात थी या अविश्वास प्रस्ताव के टाइम, मतलब उनको कोई रास्ता नहीं मिला। तो सरकार ने एक तरह से उनको ये आजादी मिली कि आप बिल पास कर लो, आप जो कह लो, तो विपक्ष की एक नहीं चली। कल मुख्यमंत्री ने आखिरी दिन सत्र की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की, ये एक परंपरा है, होनी भी होती है, सदन के बाहर मीडिया के जरिए पब्लिक को बताया जाता है कि इस सेशन में सत्तारूढ़ दल ने, सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया है, आगे पाइपलाइन में क्या क्या, ये जानकारी देनी थी, प्रथा थी। कल मुख्यमंत्री ने खूब हमले किए विपक्ष पर, भूपेंद्र हुड्डा पर, कि आप तो कह रहे थे कि हमारे पास जनहित के मुद्दे हैं, हम सरकार को घेरेंगे। भाई आप तो बोले ही नहीं, जब बोलने की बारी आप बाहर चले गए, आपने पीठ दिखा दी। तो कल के हीरो मैं मुख्यमंत्री को मानता हूं, सदन में भी और सदन के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन कुछ घंटे बाद ही रात को ये मैसेज आ गया कि भूपेंद्र हुड्डा पूरी तैयारी के साथ 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, मैंने देखी, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा सीरीज में पूरी लय में जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, तो मैं समझता हूं आज भूपेंद्र हुड्डा हीरो है आज के शो के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल मुख्यमंत्री थे। दरअसल विपक्ष ने जो सवाल उठाए, धान घोटाला, लॉ एंड ऑर्डर, नशाखोरी, बेरोजगारी, चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, चंडीगढ़ को लेकर नई बहस छिड़ गई है। हुड्डा ये कह रहे थे, पिछले जो स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता, दूसरी सरकार में बीजेपी की, वो कह रहे थे हमारा हिस्सा 7 एकड़ है विधानसभा में, क्योंकि ज्वाइंट है पंजाब हरियाणा की, लेकिन इसके बदले हम 10 एकड़ जमीन खरीद ले। सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो भूपेंद्र हुड्डा ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बताओ, चंडीगढ़ से आधी सदी हो गई, 50 साल से ज्यादा हो गया, ये चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, वो हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की है, या उसका जो मौजूदा, मतलब जवाब मांग रहे हैं कि एसओबीएल वाले 2 बड़े मुद्दे भूपेंद्र हुड्डा पूछ रहे हैं। उसके अलावा ये बाकी चीजें हैं, जैसे रोजगार वाली, बेरोजगारी वाली है, नशाखोरी वाली है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारे उन्हें गिनाए एक के बाद एक। तो मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा ने जनहित के जो मुद्दे उठाए हैं, उसका जवाब भी विपक्ष के लोग, जनता के लोग ये सोच रहे थे कि सदन में सरकार आश्वस्त करेगी, चलो थोड़ी बहुत कमी रह गई, उसको पूरा करेंगे, क्योंकि जनता के हितों के लिए सरकार बनती है और विपक्ष उसका पैरोकार होता है कि हाँ आपने कहा था तो जनता के हितों के काम होने चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए, उनकी समस्याएं दूर हो, उनको लगे कि हमने हमारा फैसला सरकार को चुनने का सही है। तो आज भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल उठाए, पूरी लाइन में मेरे को लगता है 10-15 तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसवाईएल पर 2016 में हमने, अब हमारी सरकार जारी थी, प्रेसिडेंट रेफरेंस मांगा, राष्ट्रपति को मैं मिलवा के लाया। मनोहर लाल जी के जिम्मे एक काम था कि आप प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय बैठक कराओ, और वो बैठक आज तक नहीं हुई। एसवाईएल के मुद्दे पर क्या हुआ, आपकी सरकार है 11 साल से, चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है, जो तमाम बड़े मुद्दे, ठीक है। तो आज भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी तैयारी के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
महेश, कहना गलत नहीं होगा कि मुद्दे तो विपक्ष के पास हैं। बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, खिलाड़ियों की मौत का, किसानों को मुआवजा देने का, धान घोटाले का, नशे का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, हेट स्पीच का मुद्दा, मंत्री विधायकों के जो हेट स्पीच है उसको लेकर चंडीगढ़, SYL ज्वलंत मुद्दे हैं। मुद्दे तो हैं, लेकिन जो आरोप सीएम सैनी लगा रहे हैं कि विपक्ष ने सरकार का जवाब तक पूरा नहीं सुना, उसको किस तरह से देखा जाए? क्या विपक्ष में संतोष नहीं था, या मुद्दे सही से उठा नहीं पाए, या उठाने नहीं दिया गया? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव का मजाक क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना देते हैं। पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई और अब भी अविश्वास प्रस्ताव जब भी किसी सरकार के खिलाफ आता है तो लोगों को लगता है कि जैसे हो सकता है कि फिर सत्ता परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि फिर सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ जाए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो ये अविश्वास प्रस्ताव का ये हश्र होगा, इसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था, क्योंकि इस तरह की कोई परिस्थिति संख्या बल के लिहाज से नजर नहीं आ रही थी। और संख्या बल ना भी हो, अगर आप सदन में खड़े होकर अपने मुद्दों की आवाज को उठाएंगे तो आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, फैसले की घड़ी पर आप फैसले पर मौजूद नहीं रहते। ये सबसे बड़ी खामी मुझे लगता है कि बनी हुई थी। फिलहाल मुद्दों की संख्या के लिहाज से अगर आप गिनने की कोशिश करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े ही सटीक मुद्दे उठाने की कोशिश की है, और सटीक भी ऐसे कि शुरुआत ऐसे यक्ष प्रश्नों से वो कर रहे हैं जिसका जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है, यानी ना तो नायब सिंह सैनी दे सकते हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ना अमित शाह दे सकते हैं, ना केंद्रीय जल संसाधन मंत्री दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? वजह सिर्फ एक है, पंजाब में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारक बनकर जिस तरीके से भूमिका उनकी हमने बिहार चुनाव में देखी और सबसे बड़ी भूमिका जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही थी, और लगातार हम इसी कार्यक्रम में ये बात बार बार रख रहे हैं कि पंजाब चुनाव में सबसे बड़ा कोई स्टार प्रचारक अगर भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है तो नायब सिंह सैनी को उतारने जा रही है। और सैनी वोटर्स की भी पंजाब प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है, ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश भी नायब सिंह सैनी के चेहरे के जरिए की जाएगी। और यही वजह है कि जो आप उनके परिधान को देखें, आप उनकी वेशभूषा को देखें, चाहे अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, या फिर खुद नायब सिंह सैनी की करें, लगता है कि वो चुनावी तैयारी में है। तो ऐसे में चुनावी तैयारी यहां पंजाब की कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर कैसे नायब सिंह सैनी बता सकते हैं कि चंडीगढ़ को लेकर उनका स्टैंड क्या है, उनका स्टेटस क्या है? देखिए, एक शब्द तो वो पंजाब के खिलाफ बोल नहीं सकते। अब SYL के पानी पर सवाल दाग रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी SYL की सरकार थी, इसके अलावा पंजाब में भी हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उसी वक्त पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सरकार चला रहे थे, कांग्रेस पार्टी की उस वक्त सरकार बनी हुई थी। उस वक्त तो SYL के पानी को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ना तो तीनों सरकारों ने लिया, ना केंद्र ने लिया, ना हरियाणा ने लिया, ना पंजाब की तरफ से लिया गया। और आज SYL के पानी की उम्मीद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। कैसे मौसम में कर रहे हैं? जब पंजाब में विधानसभा चुनाव है और नायब सिंह सैनी को वहां स्टार प्रचारक बनकर उतरना है। तो ये मानकर चलिए कि मुद्दे सटीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सदन में खड़े होकर डिफेंड करने की जरूरत थी, उन्हें आवाज देने की जरूरत थी, वो आवाज वहां पर नहीं दी गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आवाज दे रहे हैं, ये तो फिर एक अलग तरह की बात है। ये तो चुनावी एक तरीके से तैयारी हम कह सकते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से खुद को, पार्टी को मजबूत कर पाए। बिल्कुल, बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब अब जो समाधान कैसे निकले और बीच का रास्ता क्या जनता के हित की बात होगी। वीरेंद्र जी, चर्चा हुई सत्र में, हमने देखा पक्ष विपक्ष की तरफ से वार पलटवार हुआ, तमाम ज्वलंत मुद्दे भी विपक्ष उठा रहा है जहां सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है। इन तमाम सियासी आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में क्या कुछ आप निचोड़ पाते हैं? क्या जनता के हित की आने वाले समय बात होगी या सियासी नूरा कुश्ती यूं ही जारी रहेगी? देखिए, विधानसभा सत्र में इस तरह का क्रम तो चलता ही रहेगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी हारी और ना विपक्ष हारा जी। ये अपने सर्वोच्चता की लड़ाई थी, दोनों अपने अपने पक्ष पर अडिग रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सदन को चलाना चाहती थी उस तरह चलाने में कामयाब हुई, और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लिया, और वो बाद में वॉकआउट भी करके, वॉकआउट उनको करना ही था। अगर ये विधानसभा सत्र 3 दिन का ना होकर 13 दिन का भी होता तो भी यही हश्र होना था, क्योंकि जो बहस का स्तर है
जो मुद्दे उठाए जाते हैं जी। तो उससे आपको आगाज हो जाएगा कि इनकी जो रणनीति क्या है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करनी, जो विषय की गंभीरता होती है वो समाप्त हो जाती है। जो अध्यादेश जो बिल पेश हुए उन पर चर्चा तो हुई नहीं जी। उन पर ना तो देखिए, विधायकों का ये भी कहना था कि उनको पूर्व में जानकारी नहीं दी गई, वो पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए बहस में शामिल क्यों। जी। जिस तरह से अध्यादेश जो है वो पारित हुए हैं तो उस पर जो चर्चा कम हुई, अन्य विषय पर चर्चा हुई। जी। और विपक्ष का कहना है कि उसे अवसर नहीं दिया गया। अगर जब कांग्रेस सत्तारूढ़ दल थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ऐसा ही होता था, कोई इससे अलग नहीं हुआ। भाई अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई अलग हुआ हो या पहली बार ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस भी अपने समय में ऐसा करती थी, जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा किया है। जब इन विधायकों के, पूर्व विधायकों के पेंशन के और भत्ते बढ़ाने की बात होती है तब तो सभी एकजुट हो जाते हैं, सर्वसम्मति से फैसला ले लेते हैं। इसके बाद भी पूर्व विधायकों के लिए 10,000 रुपए बढ़ाए गए हैं, जो 1 लाख रुपए की सीमा थी उसे बढ़ाया गया है। जी। तो उस पर तो सभी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर टोका टिप्पणी, हालांकि देखिए जो बिल अध्यादेश थे वो पारित तो हो गए, हो ही थे, और लेकिन जो विषयों पर गंभीरता की बात है वो विषयों पर गंभीरता आती नहीं है। अब ऐसा कोई विषय नहीं लाएगा कि जब विधायकों का वेतन और भत्ते है उसमें जो इनकम टैक्स होता है, आयकर का भुगतान सरकार करती है। जी। भाई विधायकों को जब वो खुद वेतन लेते हैं तो स्वयं करना चाहिए भुगतान, लेकिन ये कोई विषय नहीं आता। जी। अब विधायकों का जो पूर्व विधायक है, कितना भी कार्यकाल हो, उनको उतनी बार की पेंशन मिलती है, जबकि पंजाब ने फैसला किया था भाई कितना भी कार्यकाल हो पेंशन एक ही मिलेगी। जी। लेकिन हरियाणा में ऐसा फैसला नहीं हो सका क्योंकि ना कोई विधायक लाने को तैयार है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है कि जो बहस का स्तर होता है, जितनी गंभीरता होनी चाहिए विषय की, वो सदन में दिखाई देती नहीं है। जो लोग सदन की कार्रवाई देखने आते हैं उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो ये एक जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी है, इससे बचा जाना चाहिए। जो विषय की गंभीरता है, विषय की जो बहस की सार्थकता है वो कायम रहनी चाहिए। और जो राजनीतिक चुनौती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी चाहती है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बताना चाहती है। बिल्कुल। कांग्रेस अभी है, कांग्रेस में अभी दमखम है, कांग्रेस में अभी चाहे संगठन अभी उस ढंग का सक्रिय नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होना चाहती है। जी। वोट चोरी की तो चर्चा हुई नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वोट चोरी की बात नहीं, चुनाव सुधारों की बात है। जब चुनाव सुधारों पर जब चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विषय को गंभीरता से उठाया, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कांग्रेस का कहना था कि क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है, तो उनके स्तर पर जो चर्चा उसका कोई औचित्य नहीं है। तो कांग्रेस का अपना तर्क है। तो इस तरह जो चर्चा का स्तर था, हालांकि देखिए वंदे मातरम पर भी चर्चा, वंदे मातरम सभी सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जी। लेकिन विधानसभा में, जब लोकसभा में इस पर बहस हो चुकी तो विधानसभा में इस पर बहस का क्या उचित है। तो ये जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, जब उसमें विषय तय किए जाते हैं, काम बहस की अवधि तय की जाती है, तो तब होना चाहिए, तब उस पर चर्चा होनी चाहिए। तब तक चर्चा नहीं हो पाती या क्या रणनीति रहती है, जी। ये तो विपक्ष के नेता जानते हैं। तो ये है कि सभी दोनों दल जो है अपनी अपनी रणनीति में कामयाब रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, तो वो तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए ना कांग्रेस के, यही उनकी रणनीति थी। जी। वो तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाते समय हमें विश्वास में ही नहीं लिया, तो कांग्रेस का विषय गंभीरता थी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो मात्र औपचारिकता था, कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं था। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को विश्वास में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए सभी दलों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी अपनी अपनी पीठ ठोक रहे हैं। अभिनव जी, एक बेहद अहम सवाल है जिसका जिक्र महेश ने भी किया, देवेंद्र ने भी किया चर्चा की शुरुआत में। होड्डा जिन मुद्दों को लेकर सदन में पहुंचे और जो उठाए वो वाकई में बड़े थे और अहम मुद्दे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये प्लानिंग थी कांग्रेस को प्रदेश स्तर पर मजबूत करने की या फिर जनता के मुद्दों को वाकई में उठाने की, क्या कहा जाए? देखिए, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो जनहितैषी पार्टी है और विपक्ष का अपना दायित्व पूरा कर रही है। जी। और इस तरह विषय के जो है कांग्रेस ने उठाए हैं, लेकिन जो विधानसभा में था, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि कांग्रेस को हावी ना होने दिया जाए और कांग्रेस जो है रक्षात्मक मुद्रा में रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे, चाहे कृष्ण बेदी रहे हो, अनिल विज रहे हो, तो इन्होंने जो
महिपाल ढांडा थे, तो उन्होंने विषय को बदल दिया, जी। जिससे कांग्रेस को पर्याप्त अवसर नहीं मिला। और कांग्रेस की जो रणनीति थी, कांग्रेस ये दिखाना चाहती थी कि 37 विधायकों के बलबूते पर अगर सदन चलाना है तो कांग्रेस को विश्वास में लेना जरूरी है। अभी देखिए, 1-2 बार ये जब मार्शल को बुलाना पड़ा, इससे ज्यादा स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन हिंदू राज के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव आया है, उस पर आगे चर्चा होगी, तो ये एक स्थिति बनी है टकराव की। जी। तो कुल मिला के ये सभी दलों के लिए एक अपने आप में संतोष का विषय रहा कि उन्होंने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया। किसी बात को लेकर वो अपने आप को संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जी देवेंद्र, अब जो संग्राम छिड़ा है सत्र के बाद भी, उसका परिणाम क्या होगा, क्या उम्मीद करें? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? महेश, यही सवाल मेरा आपसे। देवेंद्र तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। देखिए, बिल्कुल मैं वीरेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। ना तुम जीते ना मैं हारा, और ना तो सरकार जीत पाई है और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे हैं। और यही परिस्थिति मुझे लगता है कि अगले सत्र तक के लिए बनी रहेगी। जब भी आप मीडिया में बातचीत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कैबिनेट मंत्री, खुद मुख्यमंत्री कहेंगे कि विपक्ष आता तो है सवालों के साथ, लेकिन पूछता नहीं है और बिना पूछे ही भाग जाता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाएंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार वही बात दोहराएंगे कि हम सवाल पूछते हैं लेकिन सरकार जवाब देती नहीं, और वोट चोरी का जिक्र वो करते रहेंगे। तो ये मानकर चलिए कि परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। यहाँ पर वाद विवाद की जो स्थिति है और न तुम जीते न मैं हारा, वो परिस्थिति मुझे लगता है कि अगले सत्र तक भी इसी तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से देखने को मिलती रहेगी। और जनता मुझे लगता है कि फिर सरकार के भरोसे ही रहेगी, क्योंकि विपक्ष के बूते विपक्ष तो अपनी भूमिका को अदा करने में किसी हद तक नाकाम रहा है। और इस तरह की संभावनाएं जब रहती हैं कि विपक्ष अपनी जो दबाव बनाने की रणनीति है उसमें अगर नाकाम होता है तो यकीनन फिर जनता को सरकार के भरोसे पर रहना पड़ता है। ठीक है देवेंद्र, आवाज मिल रही है? ठीक है महेश, अब कंक्लूड करूंगा मैं आपसे। देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब आगे क्या कुछ उम्मीद है सदन में? जो सियासी वार पलटवार है सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका को लेकर, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? जनता और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है मजबूत विपक्ष। सीएम सैनी भी खुद इस बात को कह चुके हैं। क्या कुछ लगता है आने वाले समय में हरियाणा की सियासत में? संक्षेप में बताएं, समय बेहद कम है। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए जो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिनको लेकर फैसला किया जा चुका है। चाहे एसआईआर की बात की जाए तो वो फैसला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों पर लागू होना है, हरियाणा पर भी लागू होगा। तो यकीनन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि डिरेल करने की कोशिश की गई। चुनाव सुधार का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, वंदे मातरम पर जो है सदन में चर्चा करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का फैसला था और केंद्र की तरफ से इस पर फैसला लिया जा चुका है। तो हरियाणा प्रदेश में सदन में अलग से इस पर बातचीत का कोई औचित्य नहीं था। विपक्ष अभी तक भी कमजोर है और जब तक विपक्ष कमजोर बना रहेगा, जनता को सरकार के भरोसे पर रहना पड़ेगा। सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो मुझे लगता है कि काफी हद तक नाकाम रही है। देवेंद्र, समय बहुत कम है, 30 सेकंड्स में कंक्लूड करें। आवाज मिल रही हो? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? चलिए वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कंक्लूड करें, 30 सेकंड्स में आवाज मिल रही है। इस तरह का शक्ति प्रदर्शन चलता रहेगा। अब जो असली परीक्षा जो है, अब 3 नगर निगमों के चुनाव होंगे। सोनीपत का होना है, अंबाला का होना है, पंचकूला का होना है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। फिर मार्च अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें होनी है, 2 सीटों का चुनाव होगा। तो 1 सीट संख्या बल के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी को और एक कांग्रेस को मिलने की तय है। लेकिन उसमें अब देखेंगे कि कांग्रेस एकजुट रह पाती है या नहीं रह पाती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्र के बाद भी सियासी संग्राम लगातार जारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। जनता के मुद्दे क्या हल होंगे, कि जनता को समाधान मिलेगा अपने मुद्दों का, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।